मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास आज लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। अभी कुछ दिनों से कुछ बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, डिमांड की थी कि आप सर लेकर के आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक वीडियो लेकर के आइए। और वैसे भी हमारा जो है ये व्यक्तित्व की जो श्रेणी है, व्यक्तित्व की जो हमारी प्लेलिस्ट के है, उसके अंदर हम आने वाले समय में इसको लेकर आने वाले ही थे। तो कुछ बच्चों की डिमांड पर और जैसा कि हमारी श्रेणी चल रही थी उसी पर आधारित हम एक और नया वीडियो लेकर के आए आपके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है अभी हाल ही में 23 जनवरी को इनका जो है जन्म तिथि का जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने, आपने देखा होगा 125वीं इनकी जन्म जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। तो क्या कुछ इनकी जीवनी है, क्या कुछ इनकी कहानी है, आइए इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के आगे आपको पता है क्या लग रहा है, नेताजी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्यों इनको इंटरनेशनल नेताजी के रूप में जाना जाता था, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 23 जनवरी 1897 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ, कटक के अंदर हुआ। ये कटक कहाँ पड़ता है भाई, बंगाल प्रेसिडेंसी का ओडिशा डिवीजन के अंदर ये आपका पड़ता है। और उस समय के ब्रिटिश भारत के अंदर ये आपका आता था। उस समय आपको पता है बंगाल प्रेसिडेंसी चलता था, ओडिशा डिवीजन चलता था, किसके अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर, क्योंकि भारत तब तक आज़ाद नहीं हुआ था। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। अब देखिए, ये जो जानकीनाथ बोस हैं ये उस क्षेत्र के, या मैं कह दूं कि उस समय के एक बेहतरीन वकील थे। और इनकी इतनी अच्छी छवि थी कि ये उस समय के विधानसभा सदस्य भी रहे थे। और अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी थी, किनको, जानकीनाथ बोस को दी थी। आपको मैं बता दूं इनकी माता का नाम था प्रभावती। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि जानकीनाथ बोस जो हैं उनकी कुल 14 संतानें थी, उसमें 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे। उसमें से 9वीं संतान थी कौन भाई, 9वीं संतान कौन थी, सुभाष चंद्र बोस इनकी 9वीं संतान के तौर पर यहाँ पर जाने जाते थे। और आगे हम बातचीत करेंगे। तो ये आपके एक कायस्थ परिवार, ब्राह्मण कायस्थ परिवार, हिंदू ब्राह्मण कायस्थ परिवार से ये ताल्लुकात रखते थे, वहाँ से आते थे। इनकी पढ़ाई के बारे में हम बातचीत करें तो बीए ऑनर्स इन्होंने किया था 1919 के अंदर। कहाँ से किया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि उस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 2nd रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। तो इनके दिमाग का अंदाजा, इनकी इंटेलिजेंसी का अंदाजा, इनके आईक्यू लेवल का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि यहाँ पर जब इन्होंने बीए ऑनर्स किया है तो 2nd रैंक पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने प्राप्त की थी। फिर आगे की कड़ी के अंदर हम देखते हैं जो इनसे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 1920 के अंदर ICS की परीक्षा इन्होंने पास की। देखिए, इनके पिताजी जानकीनाथ बोस का सपना था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो सिविल सर्विसेज के अंदर जाएं, प्रशासनिक सेवा के अंदर जाएं। तो इसके लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सोचने का समय दिया और काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने सोचा इस विषय पर। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। तो उस रात को उनको बिल्कुल नींद नहीं आई, पूरी रात सोचते रहे और अंतिम में उन्होंने निर्णय लिया कि इस परीक्षा को मैं दूंगा। और फिर ये निकल गए इंग्लैंड की यात्रा पर। तो 1920 के अंदर इन्होंने ICS की फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विसेज। देखिए, अभी का जो आपका IAS है यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो है, उसको उस समय के भारत में कहा जाता था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसको इन्होंने न सिर्फ पास की बल्कि 4th रैंक से पास की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये उम्र के उस पड़ाव पर मौजूद थे उस समय, जबकि इनके पास केवल एक ही चांस बचा था, या तो वो पास होते या फेल होते। तो इसलिए इन्होंने सोचने का समय लिया था। फिर परंतु प्रथम अटेम्प्ट में ICS पास कर ली, 4th रैंक से पास कर ली। और आप दिमाग लगाइए, ICS जैसा बहुत कठिन एग्जाम पास करके इन्होंने 22 अप्रैल 1921 को त्याग पत्र दे दिया। अभी हाल में लोग IAS बनने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप देखिए, सपना होता है और किसी व्यक्ति ने प्रथम अटेम्प्ट में वो पास कर लिया और पास करने के बाद उसमें काम करने के बजाय वो यदि त्याग पत्र दे रहा है तो कितनी बड़ी और अपने आप में एक बहुत ही त्याग और समर्पण वाली बात है। क्योंकि बचपन से ही इनके मन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के समय इनके मन के अंदर स्वामी विवेकानंद और अरविंद दास घोष जैसे लोगों का जो
आदर्श है वो इनके दिमाग के अंदर घर कर गया था। भारत के लिए कुछ करने की इनके दिमाग के अंदर बात थी, भारत के लिए मर मिटने के लिए इनके दिमाग में बात थी और भारत को आज़ादी के द्वार पर ले जाने की बात थी। तो 1921 में इन्होंने फिर मानसिक और नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की। अब आप दिमाग लगाइए, एक व्यक्ति आईसीएस की डिग्री प्राप्त करके आईसीएस में 4th रैंक आकर अपना उसको वो क्या कर देता है, न्यौछावर कर देता है। और ये जब खबर मिलती है परिवार को तो परिवार का गर्व से सीना फूल जाता है। और फिर इनकी कैसे एंट्री होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, आइए आगे की कड़ी में जानेंगे। तो मित्रों फिर देखिए ये महान क्रांतिकारी, यहाँ पर आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इनका प्रवेश हुआ, क्या क्या कुछ इन्होंने कार्य किए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आप देखिए एक व्यक्ति जो सिविल सर्विसेज के अंदर 4th रैंक पर आया, वो इतना जबरदस्त इंटेलिजेंसी रखने वाला व्यक्ति जो कि आराम से मौज शौक से रह सकता था। क्योंकि भाई आपको पता है कि उस समय कलेक्टर की क्या हैसियत होती थी, आज की तारीख में हर व्यक्ति अभी भी कलेक्टर बनने के लिए कितनी दौड़ है। तो उस जमाने में जब वो व्यक्ति उस कलेक्टर जैसी पोस्ट के ऊपर पहुंचने वाला, प्रशासनिक सेवा में 4th रैंक पर आने वाला व्यक्ति सब कुछ अपना त्याग कर और उसने संघर्ष का मार्ग चुना, तो इतना महान व्यक्ति संघर्ष का मार्ग क्यों चुनता है उस विषय पर देखिए कि उनकी एंट्री होती है। वो वहां से आपको बता दूं आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद चित्तरंजन जी दास को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तब चित्तरंजन जी दास ने कहा था कि जो तुम्हारा मन कहे वही करो। और उन्होंने कहा मेरे मन के अंदर तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं और आपके जो आदर्श हैं वो मेरे अंदर यहाँ पर चल रहे हैं देश को बचाने के लिए। तो फिर उनसे प्रेरित होकर वो लौटे और लौटने पर फिर यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर, अब आपको पता होगा रविंद्रनाथ ठाकुर के विषय में हमने बताया था आपको, जिसको अंग्रेजों ने ठाकुर को बोलने में आपको पता है तोतले तो होते ही अंग्रेज, तो ठाकुर को टाकुर 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 करते करते टैगोर बन गया। तो वो जो है जो टैगोर आजकल हम पढ़ा जा रहा है वो रविंद्रनाथ ठाकुर थे। उनके कहने पर सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से मुलाकात कीजिए, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े उभरते नेता थे महात्मा गांधी। तो इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की, कहाँ पर की, मुंबई में मणि भवन के अंदर इन्होंने मुलाकात की। कब की, तो 20 जुलाई 1921 में इनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद गांधी जी ने कहा कि सुभाष बाबू आइए, स्वागत है आपका, कार्य कीजिए। सुभाष बाबू ने कहा कि मैं कार्य करना चाहता हूं देश के लिए, मैं देश के लिए समर्पित होना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आइए कार्य कीजिए और आप एक कार्य कीजिए दास बाबू के साथ। दास बाबू कौन, चित्तरंजन दास बाबू के साथ आप जाइए बंगाल के अंदर, हमारा जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व कीजिए। तो 1922 के अंदर दास बाबू के साथ कार्य करते हुए उन्होंने इस असहयोग आंदोलन का क्या किया, वहां पर बंगाल के अंदर नेतृत्व किया। और वहीं ये दास बाबू अंदर कांग्रेस के अंतर्गत ही स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और उस स्वराज पार्टी के अंतर्गत ये वहां पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर कोलकाता के महापौर बन जाते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद ये कोलकाता के महापौर बन जाते हैं। कौन, दास बाबू। दास बाबू यानी कि चित्तरंजन जी दास। और ये अपने राइट हैंड कौन हो गए, सुभाष चंद्र जी बोस, क्योंकि इनका कार्य इतना बेहतरीन था, उनको बना देते हैं उस समय के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि अभी भी आपका मौजूद होता है प्रत्येक जिले पर। तो वहां पर ये इनको बना दिया जाता है। और ये बनने के बाद मैं आपको बता दूं इतना जबरदस्त तरीके से पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं कि ये दोनों मिलकर कोलकाता के जितने भी अंग्रेजी रास्तों के नाम थे, रास्तों के नाम जो अंग्रेजों के नाम पर थे, सबके नाम बदलकर ये क्या कर देते हैं, भारतीय कर देते हैं और पूरा तहलका मचा देते हैं उस समय। फिर आप देखिए उसके बाद इनके कार्यों से प्रभावित थे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी। जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पर एक विचार लेकर आए थे इंडिपेंडेंस लीग का। तो बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलकर यहाँ पर इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आते हैं। और ये जो नाम चेंज करने वाली घटना है वो आप देखेंगे आजकल यूपी के अंदर हमारे योगी बाबा जो हैं, है ना, वो भी अभी नाम चेंज कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, एक तरीके से कह सकते हो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के कदम पर कहीं ना कहीं चलने का कार्य कर रहे हैं। तो अंग्रेजी नाम बदलकर इन्होंने भारतीय किए और वो जो है वो मुगल के नाम बदलकर क्या कर रहे हैं, भारतीय कर रहे हैं। 27 के अंदर क्या हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध होने लगा पूरे भारतवर्ष के अंदर। उस विरोध का यहाँ पर कोलकाता के अंदर नेतृत्व करने का जिम्मा किसको दिया गया, सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि उस समय के एक बहुत ही महान युवा नेता के तौर पर ये उभर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर घटेगी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में यहाँ पर क्या होने लगा, मतभेद। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की एंट्री से पहले एक बहुत बड़े नेता थे, परंतु जैसे सुभाष चंद्र बोस की एंट्री यहाँ पर हुई उसके बाद सुभाष चंद्र जी बोस के कार्यों के कारण उनका कद इतना बढ़ता चला गया। उनके बढ़ते कद से कई सारे लोग, कई बड़े बड़े नेता वहाँ पर अपने आप को
सेफ फील नहीं करने लगे। हो सकता है वही एक यहाँ पर रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे थे कि उनकी विचारधारा से यहाँ पर गांधी जी को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तकलीफ हुई। और तकलीफ क्या हुई, उसके बीच में क्या मतभेद हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गांधी जी चाह रहे थे कि अंग्रेज जो है वो हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दें। अब डोमिनियन स्टेटस का दर्जे की बात यदि मैं करूँ तो क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा का मतलब ये है कि अंग्रेज भारत छोड़कर तो चले जाएं, लेकिन अंग्रेज का जो वहाँ पर बैठकर जो विक्टोरिया रानी है, रानी विक्टोरिया जो है ब्रिटेन की, वो रानी वहाँ पर बैठकर सारे नियम कानून भारत पर लगाए। शासन पूरा वहाँ पर विक्टोरिया से चले, भारत के अंदर सारे कानून वो लोग बनाए और हम लोग उनके कानून के अंतर्गत चले। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, यानी कि भारत आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं होता। अंग्रेज चले तो जाते परंतु शासनकाल किसके माध्यम से चलता, विक्टोरिया के माध्यम से चलता, कानून उनके हमको फॉलो करने होते। तो अप्रत्यक्ष गुलामी का यहाँ पर बात होती है, डोमिनियन स्टेटस। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो चाहते थे कि भाई पूर्ण स्वराज्य चाहिए। आपको पता होगा पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो उसी आधार पर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का भी एक गुट था, सुभाष चंद्र बोस का भी गुट था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह ये लोग भी यही मानने वाले लोग थे कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पूरी तरीके से अड़ गए कि चाहिए तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और गांधी जी कह रहे थे डोमिनियन स्टेटस भी चलेगा, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में मतभेद हो गए, दो विचारधारा आपस में टकरा गई। अब इस चक्कर में यहाँ पर अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में मीटिंग हुई, वार्तालाप हुई और कांग्रेस ने एक चीज़ डिसाइड की कि भाई हम अंग्रेजों को 1 साल का समय दे रहे हैं, 1 साल के समय के अंदर यदि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो फिर हम खुलकर सामने आएंगे और विरोध करेंगे और पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो अंग्रेजों ने बिल्कुल इनकी मांगों को ठुकराया और ठुकराने के बाद कांग्रेस जो है उसने खुलकर यहाँ पर विरोध करना अंग्रेजों का प्रारंभ किया। और लाहौर अधिवेशन के अंदर ये डिसाइडेड हुआ कि 26 जनवरी के दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ये ऐसी उन्होंने घोषणा की। और 26 जनवरी अभी जो है हमारा, आपको पता होगा तब से चला आ रहा है, परंतु अभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहले स्वतंत्रता दिवस की बात हुई थी जो हमको 15 अगस्त के रूप में अब मनाने को मिल रहा है। उस समय ये घोषणा इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में की कि भाई 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1931 को ये घोषणा 1929-30 के आसपास हुई और 26 जनवरी 1931 को कोलकाता के वहाँ पर बड़े विशाल प्रांगण के अंदर सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रध्वज के साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर जुटे और उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसको देखकर वहाँ पर अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करके उनको कहाँ ठूस दिया, जेल के अंदर। बोस ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देने के बाद महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पर क्या हो गया, एक समझौता हो गया। उस समझौते के तहत सारे कैदियों को रिहा करने की बात हुई। उसमें सारे कैदियों को रिहा कर भी दिया गया। लेकिन आपको याद होगा 1931 का दौर, आपको याद होगा मैंने भगत सिंह पर एक वीडियो बनाया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए, भगत सिंह टॉपिक पर नीचे लिंक दी हुई, उस पर क्लिक कीजिए, आपको मिलेगा। तो 1931 का वो दौर था जब भगत सिंह कहाँ मौजूद था, आपको पता होगा, जेल के अंदर। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वगैरह और सारे क्रांतिकारी रिहा तो हो गए, लेकिन वो चाहते थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके पूरा ग्रुप वहाँ पर रिलीज हो, उनको भी बाहर लाया जाए। परंतु महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने मांग तो रखी, लेकिन बड़ी नरमी से मांग रखी, इसलिए उन्होंने इनकी मांग को ठुकरा दिया और भगत सिंह को और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। इस फांसी की सजा से एक व्यक्ति दिन रात नहीं सोया था, वो व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ है, भगत सिंह जैसे और इतने बहुत ही बेहतरीन किस्म के क्रांतिकारी को महात्मा गांधी ने बचाया नहीं। तो एक कहीं ना कहीं वो भी मतभेद इनके बीच में उभरा और इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस अभी 2 फरवरी से रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 के लिए एक बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस वापस से लेकर आया है। तो जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं और रूबरू होकर पढ़ना चाहते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं हम ऑनलाइन इतना बेहतरीन ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ऑफलाइन लंबे टाइम तक हम आपको कितना ज्ञान पहुंचा सकते हैं। तो वे लोग आकर जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर लें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको ज्ञान प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत ही कम शुल्क के अंदर। इसके अलावा 9th और 10th के लिए साइंस और मैथ्स की क्लासेस भी आपकी ऑफलाइन अवेलेबल है, जो कि हम प्रारंभ कर रहे हैं 1 फरवरी से। इसके अलावा
आपका 11th और 12th के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की भी ऑफलाइन क्लासेस हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भी अटेंड करना चाहते हो इन नंबरों पर संपर्क कर लें और यहाँ मां सरस्वती धाम में आकर हमसे रूबरू होकर, आमने सामने होकर बातचीत करके और बेहतरीन ढंग से आप ज्ञान प्राप्त करें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुल 11 बार इनको कारावास मिला और 11 बार इन्होंने अलग अलग जगह पर यहाँ पर जेल की सजा इन्होंने काटी देश के लिए। फिर आगे हम बात करेंगे तो ये 1933 से 36 के बीच काफी बीमार रहने लगे। इनकी जो स्वास्थ्य का जो हालात थे वो थोड़े से गंभीर होते चले गए। तो इलाज करवाने के लिए इन्होंने यूरोप में वहां पर प्रवास किया और 33 से लेकर 36 के बीच ये वहां पर इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी लगातार ये वहां पर सक्रिय थे और वहां के लोगों से, इटालियन लोगों से और जितने भी वहां पर बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे जर्मन दूतावास के लोग थे, जो इटालियन दूतावास के लोग थे, उन लोगों से लगातार ये संपर्क साधने का प्रयास वहां पर कर रहे थे। मुसोलिनी वगैरह से इन्होंने वहां पर मुलाकात करके अपना संपर्क बढ़ाया। फिर वहां पर विट्ठल भाई पटेल जो है, विट्ठल भाई पटेल ने यहाँ पर सुभाष के साथ इतनी बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी कि अपनी पूरी वसीयत जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी। विट्ठल भाई पटेल जो है वो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या थे, पिताजी थे। इनके साथ सुभाष चंद्र बोस के इतने घनिष्ठ संबंध थे कि इन्होंने अपनी पूरी वसीयत बोस के नाम कर दी थी, हालांकि बोस ने उनको स्वीकार नहीं किया था। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप देखेंगे तो विट्ठल भाई पटेल मृत्यु से यहाँ पर पड़े थे, बीमार थे। तो उस बीमार की अवस्था में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने इनकी काफ़ी वहाँ पर सेवा की और उस सेवा के कारण से देखा जाए तो विट्ठल भाई पटेल ने अपनी संपत्ति जो है वो बोस के नाम कर दी। फिर हम आगे यहाँ पर बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कहानी है वो आगे की हम स्लाइडों में देखेंगे, परंतु फिर हम देखें कि यहाँ पर वापस ये लौटे जब भारत के अंदर तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन के अंदर ये क्या चुने गए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हालांकि महात्मा गांधी इनके बिल्कुल यहाँ पर क्या थे, विपक्ष में थे। वो इनके कार्य करने की शैली जो थी सुभाष चंद्र बोस की उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जीते, परंतु भारी मतों से यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन के अंदर वो जीत गए। उसी दौरान मैं आपको बताऊं, फिर नेक्स्ट बात आती है 1939 के अंदर। 39 के अंदर यहाँ पर ऐसी घटनाक्रम हो गई कि भाई वहाँ पर ब्रिटेन और आपको पता है कि वो अन्य जो देश हैं उनके बीच में यहाँ पर धीरे धीरे तनाव की स्थिति पैदा होने लगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ रहा था, तो उस तनाव के माहौल में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एक अवसर है, इस अवसर के रूप में देखा जाए कि भाई ब्रिटेन जो है वो अन्य ताकतों से विश्व युद्ध के अंदर लड़ाई करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसमें हमको इसको कमजोर करने के लिए अंदर से इसके ऊपर वार करना पड़ेगा और दुश्मनी ताकतों से मिलकर ब्रिटेन को ध्वस्त करना पड़ेगा। ये सुभाष चंद्र बोस प्लानिंग कर रहे थे और चाहते थे कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर एक ऐसा मजबूत व्यक्ति रहे जो कि इसके लिए मजबूती से खड़ा हो सके। परंतु दूसरे व्यक्ति का वहां पर चुनाव की बात आई तो ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति मिला नहीं, तो वहां पर चुनाव हुए। तो 39 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई मैं एज ए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने आप को वहाँ पर आप चुनाव कीजिए। तो वहाँ पर चुनाव हुआ। चुनाव के अंदर आप देखिए उधर जैसे इन्होंने कहा कि भाई मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा, तो महात्मा गांधी ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भाई, मैं सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष के पद पर देखना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने सीतारमैया को खड़ा किया और सीतारमैया को कहा कि भाई जितने लोग हैं आप सीतारमैया को वोटिंग नहीं कर रहे हैं, आप मुझे यानी कि गांधी जी को वोटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार गांधी जी ने इनका बहुत बढ़ चढ़कर वहाँ पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस का कद कितना बढ़ चुका था देखिए, बोस को वहां पर 1580 वोट मिले और सीतारमैया जो कि एक तरीके से गांधी की तरफ से ही लड़ रहे थे उनको 1377 वोट मिले। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, गांधी जी की यहाँ पर हार हुई। गांधी जी ने भरी सभा के अंदर कहा कि सीतारमैया नहीं हारे हैं, ये मैं हारा हूं। तो गांधी जी ने इस प्रकार से वहां पर कांग्रेस के अंदर कह दिया कि भैया ये हार जो है मुझे बर्दाश्त नहीं है और सुभाष चंद्र बोस जीत गया है, मेरा जो कैंडिडेट था सीतारमैया हार गया है, उसकी हार नहीं है, गांधी जी की हार है और मैं ज़्यादा समय तक यहाँ पर कांग्रेस के अंदर बना रहना नहीं चाहता हूँ। ऐसा करके उन्होंने एक मीठे शब्दों में धमकी दे दी और उस मीठे शब्दों में धमकी देने के कारण फिर बाद में बोस का भी मन बन गया कि भाई मैं अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को स्वतः ही गांधी जी के दबाव में आकर, लेकिन गांधी जी की इस नीतियों के कारण से उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 3 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर यहाँ पर मैं बता दूं कि इनकी जो एक यूथ ब्रिगेड थी, बोस की यूथ ब्रिगेड, उन्होंने कलकत्ता स्थित होलवेट स्तंभ, ये होलवेट स्तंभ हमारे भारत की गुलामी का प्रतीक था, उस होलवेट स्तंभ को
इस सुभाष चंद्र बोस की जो युवा ब्रिगेड थी उन्होंने तोड़कर मिट्टी में नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ डाला। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, इनकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको घर के अंदर ही क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। अब जब नज़रबंद कर दिया गया तो यहाँ से प्रारंभ हुआ एक इंटरनेशनल नेता। देखिए 16 जनवरी 1941 को ये पुलिस को भेष बदलकर, चकमा देकर, पुलिस सामने खड़ी है, उसके सामने भेष बदलकर इन्हीं के घर के अंदर से निकल गए और घर के अंदर से निकल गए। पुलिस देखती रह गई, इनको ढूंढती रह गई कि कहाँ चले गए सुभाष चंद्र बोस। और फिर आप देखिए ये इंटरनेशनल नेता एक समय रेडियो में जाकर जर्मनी के रेडियो से बोला कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। आप देखिए, दिमाग लगाइए, भारत से पुलिस के पहरे के अंदर से ये चकमा देकर गायब हुए और चकमा देकर जाकर ये इंटरनेशनल ताकतों से मिले और वहाँ के बड़े बड़े लोगों को कन्विंस करने में सफल रहे। और फिर लोगों को लगा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है या सुभाष चंद्र बोस समाप्त हो चुके हैं, परंतु एक समय आया कि जर्मनी के अंदर वहाँ से रेडियो से बोले मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ और मैं आने वाले समय के अंदर वहाँ पर भारत में अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करूँगा। तो देखिए कितना बड़ा इंटरनेशनल नेता था। इन्होंने जर्मनी के अंदर और इटालियन दूतावास के अंदर जाकर विभिन्न लोग जो कि ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे उनसे मुलाकात की। और जर्मनी का एक किस्सा है इनका कि इनकी मुलाकात हुई हिटलर के साथ। हिटलर से मुलाकात की, इन्होंने प्रस्ताव भेजे, एक समय इनको अपॉइंटमेंट मिल गया। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जैसे ही ये पहुँचे, तो इनको बाहर हिटलर के ऑफिस के बाहर बिठाया गया। सोफे पर ये बैठे थे और अंदर हिटलर मौजूद था। अचानक से गेट खुलता है हिटलर का और वहाँ से एक व्यक्ति निकल कर आता है और सुभाष चंद्र बोस के पास आकर कहता है कि मैं हिटलर हूँ, बताइए आप क्या कार्य लेके आए। सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं, हाथ नहीं मिलाते और कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो व्यक्ति बहुत हतप्रभ रह गया कि भाई तुम्हारे सामने खड़ा है हिटलर और तुम कह रहे हो मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने फिर से वही बात दोहराई, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति चलकर फिर से अंदर गया ऑफिस में, दूसरा व्यक्ति चलकर बाहर आया और उन्होंने कहा कि बताइए मैं हिटलर हूँ, आप बताइए आप क्या कार्य मुझसे चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फिर से वही बात दोहराई कि भैया मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। फिर से वो हतप्रभ रह गया, फिर से इस प्रकार से गया अंदर और तीसरे नंबर का व्यक्ति आया और तीसरे नंबर के व्यक्ति भी उसको कन्विंस नहीं कर पाए सुभाष चंद्र बोस को। और फिर अंतिम में अंदर बैठे हुए, ऑफिस के अंदर बैठे हुआ हिटलर बड़ा हतप्रभ रह गया कि भाई मेरे जो है बहुत से यहाँ पर अलग अलग, हिटलर जो है उस समय हिटलर को जान का खतरा था, इसलिए उसने अपनी कॉपी बहुत सारी बना रखी थी। उसके हम शक्ल लोग उसने बहुत सारे बना रखे थे जो कई जगह पर मीटिंगें भी अटेंड करते थे, कई जगह पर सेमिनार भी अटेंड करते थे और आने वाले लोगों से मिलते भी कई लोग उनके हम शक्ल ही थे। लोगों को लगता था ये हिटलर है, परंतु वो उसका हम शक्ल होता था। पर सुभाष चंद्र बोस ने एक सेकेंड में पहचान लिया कि तुम हिटलर नहीं हो। तो हिटलर चल कर आया और आकर खड़ा हुआ। जैसे ही वो वहाँ खड़ा हुआ, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और कहा कि मैं आपसे ही मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हिटलर बहुत ही हतप्रभ रहकर पूछने लगा कि मिलना चाहते हो, दूर की बात है भाई, पहले ये तू बता कि तू मेरे को पहचाना कैसे। तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक परतंत्र, एक गुलाम देश से आने वाले व्यक्ति को आपके जो हम शक्ल हैं वो आकर इतनी पोलाइटली आकर हाथ आगे बढ़ाकर कह रहे हैं कि मैं हिटलर हूं, बताइए क्या काम है। तो भाई मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि एक हिटलर ऐसे गुलाम देश के व्यक्ति को इतनी पोलाइटली बात क्यों करेगा। इसलिए आपके जो हम शक्ल हैं उनको कहाँ पर क्या व्यवहार करना है वो उनको नहीं पता है। तो ये बात सुनकर हिटलर बड़ा प्रभावित हुआ। हिटलर ने उनको बुलाया, बिठाया और कहा कि बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस समय आपका जो दुश्मन है ब्रिटेन, वही दुश्मन हमारा भी है, तो आइए मिलकर काम करते हैं। वहाँ पर जर्मनी के हिटलर ने अपनी 4000 कैदी जो उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध में भारतीयों को वहाँ पर गिरफ्तार किया था, वो सुभाष चंद्र बोस को दे दिए और कहा कि आप जापान की तरफ जाइए, क्योंकि जर्मनी से जो भारत है उसकी दूरी ज़्यादा है, आप जापान की तरफ जाइए, वो भी हमारा मित्र देश है जो कि इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके साथ मिलकर आप क्या कीजिए, युद्ध कीजिए और हम आपको हर संभव मदद करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, आप लोगों के लिए हम इतनी बेहतरीन मेहनत करके यहाँ पर पूरी टेक्निकल टीम के साथ हम लेकर आ रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो आपसे केवल एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक, छोटे छोटे बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस देश का हर एक बच्चा सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर क्या कुछ समर्पण था उसको जान पाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी थी यहाँ पर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मिले, रास बिहारी बोस से जाकर मिले
और रास बिहारी बोस ने इनके व्यक्तित्व को देखकर, इनकी कार्यशैली को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि रास बिहारी बोस ने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर रखी थी। उस आज़ाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और आपको पता है रास बिहारी बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख भी कौन बन गए थे? सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। और इस आज़ाद हिंद फौज के अंदर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने, आप ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला रेजिमेंट वहाँ पर बनाई थी। और उस महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? झांसी की रानी के नाम पर रखा था, झांसी की रानी रेजिमेंट रखा था उन्होंने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। तो उन्होंने महिलाओं को भी आगे बढ़ाया था। वो देखिए कितने विशाल सोच लेकर चल रहे थे कि पुरुष और महिला दोनों एक ही साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेगी और देश को आज़ाद करवाएगी। तो उसको भी इन्होंने यहाँ पर यूज में लिया। आज की तारीख में भी महिला को आगे बढ़ाने की जरूरत है, आवश्यकता है। उस चीज़ को वो सुभाष चंद्र बोस उस समय देख रहे थे। फिर देखिए इन्होंने वहाँ पर नारा दिया आज़ाद हिंद फौज के अंदर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अंदर काफी गहरी बात है, सुनिए आप। तुम मुझे खून दो का अर्थ ये नहीं है कि भाई इंजेक्शन डाल के पिचकारी लेके खून लो, वो वाली बात नहीं चल रही बेटा। यहाँ पर तुम मुझे खून दो का मतलब है कि आओ मेरी सेना के अंदर भर्ती हो और यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर अपने आप को समर्पित करने की भावना रखो। अगर आप खून दोगे, अगर आप देश के लिए लड़ोगे, तो मैं देश के लिए आपको क्या कर दूंगा? आज़ादी दूंगा। यानी आप आकर मेरी सेना में भर्ती होइए, देश के लिए लड़िए और यहाँ पर आप क्या कीजिए? मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा, लेकिन आपको खून देना होगा। ये उन्होंने वहाँ पर बात की। और आप देखिए कितना बड़ा इंटरनेशनल नेता जो कहता है कि तुम मुझे खून दो, और पब्लिक चली आती है अपना खून देने के लिए, समर्पण होने के लिए। तो इससे बड़ा एक्सेप्टेशन क्या चाहिए आपको कि इंटरनेशनल नेता पूरे विश्व के अंदर वहाँ पर जर्मनी जैसे लोगों को उन्होंने कन्विंस किया, जापान जैसे देश को उन्होंने कन्विंस किया, इटली जैसे देश को उन्होंने कन्विंस किया। इतने भयंकर इंटरनेशनल नेता थे। और दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया, अपनी फौज का उत्साहवर्धन करने के लिए इन्होंने कहा कि हम आक्रमण करेंगे भारत के अंदर। भारत में जो ब्रिटिश आर्मी लगी हुई है, उस ब्रिटिश आर्मी पर हम आक्रमण करेंगे और इन अंग्रेजों को मारकर भगाएंगे। और मारकर भगाकर दिल्ली के शासन पर जाकर हम वहां पर क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। ये बात उन्होंने कही और दिल्ली चलो का नारा कहा। इन्होंने कहा रुकना नहीं है, चलना है दिल्ली तक, लगातार लड़ते जाना है। और इनका एक थिंक टैंक था, कि बिलीव टैंक था कि किसी भी देश को स्वतंत्रता जो है वो बिना शस्त्र के, बिना लड़कर नहीं मिल सकती, बिना आर्मी के नहीं मिल सकती। और बिल्कुल सत्य बात साबित होती है। महात्मा गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, लेकिन ये कहते थे कि अहिंसा से आज़ादी नहीं आएगी, आज़ादी के लिए हमको शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, समर्पण की जरूरत पड़ेगी। और आज आप देख रहे हो हमारे भारत की चारों तरफ से सीमा को सिक्योर करने के लिए कौन मौजूद है? सेना मौजूद है। और उस सेना के माध्यम से आज भारत हमारा जो है आगे बढ़ रहा है, बचा हुआ है। तो इन्होंने यही कहा कि किसी भी देश की जो आज़ादी है वो डिपेंड करती है कि उसकी सैनिक पावर कितनी मजबूत है। तो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद आप देखिए इन्होंने जापान से सहयोग लिया, जापान से सहयोग लिया। जापान ने इनका बहुत भरपूर वहाँ पर साथ दिया। वहाँ पर आपको पता होगा फिर इन्होंने शादी वगैरह भी की। और वहाँ पर जापान के सहयोग से इन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया, ट्रेनिंग दी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, क्योंकि ये भारत के अंदर पूरी सेना लेकर घुस गए, और उधर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। और खदेड़ कर वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? जीत हासिल कर ली। बहुत बड़ी जीत थी इनकी। वहाँ पर इन्होंने अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह के नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रख दिया। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। अपने आप में वहाँ पर अंग्रेज हिल गए थे। परंतु इस दौरान एक बहुत ही अप्रिय घटना घटती। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की फिर अगली प्लानिंग थी इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण की। परंतु एक बहुत ही गंभीर घटना घटी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस एक पूरी रणनीति लेकर चल रहे थे कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेज के जो लोग हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? जर्मनी, जापान और इन देशों के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? इस ब्रिटेन के सामने जो लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं ब्रिटेन के सामने? जर्मनी, जापान, इन देशों के साथ इन्होंने समझौते किए। तो यहाँ पर हो क्या गया? इधर से ब्रिटेन के साथ में जो मित्र देश था ब्रिटेन का, अमेरिका, उस अमेरिका ने वहाँ पर क्या कर दिया? परमाणु हमला कर दिया जापान पर। और आपको पता होगा, याद होगा आपको, 1945 के आसपास ये जो हमला हुआ जापान के अंदर, उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पूर्णतः बर्बाद हो गए। जापान वहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और जापान बर्बाद होते ही अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मदद करने से उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है, वो जो देश स्वयं समाप्त हो चुका हो वो अन्य को कैसे मदद कर सकता है? तो
सही मात्रा में सुभाष चंद्र बोस की सेना को रसद की प्राप्ति नहीं हुई, खाने की प्राप्ति नहीं हो पाई, सही ढंग से बजट की प्राप्ति नहीं हो पाई, और इस कारण से इनकी सेना की वहाँ पर इम्फाल और कोहिमा के अंदर आक्रमण तो किया, परंतु इनको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आंदोलन धीरे धीरे इनका क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। फिर आज़ाद हिंद रेडियो की जिन्होंने इन्होंने स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज के अंदर आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी, उसमें इन्होंने पूरे देश को संबोधन किया, क्योंकि उस समय देश के अंदर एक माहौल बना दिया गया था चारों तरफ कि सुभाष चंद्र बोस आक्रमण करने आ गया, सेना लेके आ गया, तो देश के अंदर एक विपरीत माहौल बनाने का प्रयास हुआ। तो उस माहौल को बांटने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो से संबोधन में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आक्रमण करने का उद्देश्य भारत को तोड़ना नहीं, बल्कि भारत से जितनी भी ब्रिटिश आर्मी है उसको भगाना था। और उन्होंने महात्मा गांधी को संबोधन में वहां पर कहा राष्ट्रपिता, तभी से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। वास्तविक राष्ट्रपिता कहा जाना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि वो एक केवल देश के नेता नहीं थे, वो इंटरनेशनल नेता थे। महात्मा गांधी की एक्सेप्टेशंस केवल भारत में थी, और सुभाष चंद्र बोस को भारत, जर्मनी, जापान, इटली, न जाने कितने देशों के अंदर उन्होंने अपनी पूरी एक्सेप्टेशन बनाई थी। तो एक इंटरनेशनल नेता थे। तो महात्मा गांधी ने फिर इनको वहाँ पर पलट कर कहा था नेताजी। तो तब से महात्मा गांधी के पीछे राष्ट्रपिता, तो याद रखना किसने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा है सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। ये सारी कहानी घटी। और फिर मैं आपको बता दूं कि जब जापान वहाँ पर पूरी तरीके से लड़ खड़ा गया, तो सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि अब ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने रूस से सहायता लेने के लिए रूस की तरफ रुख किया। क्योंकि आपको याद होगा उस समय अमेरिका और रूस के बीच काफ़ी टकराव की स्थिति थी। दो महाशक्तियां जब टकराती, तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं रूस से सहायता लेता हूं, रूस से सहायता लेकर फिर हम भिड़ेंगे और इन ब्रिटेन वालों को भी हम मार भगाएंगे। तो आप देखिए कितनी जबरदस्त इंटेलिजेंसी थी, और फोर्थ रैंक ऐसे नहीं लेके आए थे ICS के अंदर। बहुत जबरदस्त विदेश नीति का पालन वो वहाँ पर कर रहे थे। उनके अंदर विदेश नीति के गुण भी थे, इकोनॉमिकल गुण भी थे, राजनीतिक गुण भी थे, और एक बहुत विराट साम्राज्य के लोग थे। वो विराट साम्राज्य के उनके दिमाग की जो भावना थी वो बहुत विराट थी। तो ये 18 अगस्त 1945 को रूस से वहाँ पर मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए एक हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो हवाई जहाज से जब जापान से रूस की तरफ जा रहे थे, उस समय मंचूरिया नामक स्थान पर इनका विमान क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और वहाँ पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जाता है। परंतु इनकी मृत्यु भी काफ़ी विवाद का विषय बनी रही। क्यों विवाद का विषय बनी रही? क्योंकि जापानी मीडिया ने कहा कि इनकी मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में, भारत की मीडिया ने भी यही बात कही, परंतु इनके खुद के परिवार ने बाद में ये कहा। लगभग 1993 के आसपास एक भेद खुला, और खुद के परिवार ने भी ये कहा कि 1945 में कभी भी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी, उनको रूस ने नज़रबंद कर दिया था, ऐसा उन्होंने कहा। बाद में जब कुछ ऐसी घटनाएं भी आई, ऐसी कहानी भी आई कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो किसी योजना के तहत वहाँ से लापता हो गए थे, नज़रबंद कर दिए जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने कहा कि 1960 से 70 के दौर के बीच, 50 से 60 के दौर के बीच यूपी के अंदर एक गुमनामी बाबा करके व्यक्ति मिले थे। वो गुमनामी बाबा बोलते नहीं थे, लेकिन उनका हुलिया, उनकी चाल भाव, उनके हाव ढंग सब कुछ सुभाष चंद्र बोस जी की तरह थे। लंबी लंबी दाढ़ी कर रखी थी, और वो एक झोला हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे। और वहाँ के लोगों का कहना है, यूपी के अंदर जो गुमनामी बाबा का जो वहाँ पर एक कथित कहानी है, लोगों का कहना है कि जब उन गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके थैले को जब खोला गया, खंगाला गया, तो उसमें सब सुभाष चंद्र बोस की चीज़ें मिली। उनकी पुरानी लिखित कुछ अक्षर की जो कुछ डायरियाँ थी, पंक्तियाँ, वो मिली। उससे संबंधित आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सारी सामग्री मिली। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बचपन के कुछ फोटोग्राफ्स मिले, उनके परिवार के कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जिसके माध्यम से लोग ये कयास लगा रहे कि शायद गुमनामी बाबा ही क्या थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और वो अपने आप को शायद इसलिए उजागर नहीं करना चाहते थे क्योंकि चारों तरफ का जो माहौल था वो विपक्ष बना दिया गया था। लेकिन अभी भी मैं आपको कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि रूस के अंदर नज़रबंद कर दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा के तौर पर भारत के अंदर मौजूद थे। तो इनकी मृत्यु पूरी एक उलझी हुई रही, गुत्थी सुलझ आज तक नहीं पाई है, रहस्य का विषय बनी हुई है। परंतु आज तक भारत सरकार ने इस पर कभी कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं दिया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था।
तो मित्रों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व की कहानी मैंने आपको बताई कि कहाँ से उन्होंने जन्म लेकर कहाँ से ICS की डिग्री प्राप्त कर कैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे, और न केवल भारत बल्कि जर्मनी, जापान, इटली और न जाने कितने रूस जैसे अलग अलग देशों को के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कन्वेंस किया। मुसोलिनी, हिटलर जैसे लोगों को उन्होंने कन्वेंस किया, और इसीलिए इनको ऐसे ही नेताजी नहीं कहते थे। नेताजी कहने का अर्थ था इंटरनेशनल नेता। और मैं आज भी कह दूं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पहले और स्वतंत्रता संग्राम के बाद अगर कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस वाला कोई एक नेता पैदा हुआ था तो वह थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। और जब सलामी देने की बात आती थी तो वो टैंक पर सबसे पहले ऊपर खड़े रहते थे, फिर उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी वगैरह का स्थान नीचे था और उनका स्थान ऊपर था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लेवल उनका रहा होगा, वो भी मैं आपको फोटो के अंदर बताऊंगा। तो आइए यहाँ पर इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और साथ में सभी लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। और भी अच्छे नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और इस वीडियो को आगे फैलाएं। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।